नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग काव्य शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण किंतु जटिल पाठ छंद पर विचार करेंगे। और यह पाठ छात्र जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उन सबको ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, जिससे कि उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए थोड़ा गंभीर और भारी भरकम शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और स्कूली छात्रों के लिए सरल। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इस कठिन पाठ को सरल ढंग से सुबोध बना करके आपके मन मस्तिष्क तक पहुँचा सकूँ। तो इसलिए यह पाठ जैसे होता है ना, ABCD से शुरू करना या क ख ग घ से शुरू करना, तो मैं क ख ग घ से शुरू करूँगा और बाद में हम लोग गंभीर भी हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस पाठ को हम लोग 2 खंड में बांट करके अध्ययन करेंगे। तो पहला खंड में हम लोग छंद क्या है, छंद का उद्भव और विकास कैसे हुआ और छंद के कौन कौन से तत्व हैं या अंग हैं, और छंद में मात्रा, वर्ण, गण, चरण, पद, पाद, दल, तुक, गति, यति आदि का क्या महत्व है और छंद का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर विचार किया जाएगा। और इससे यानी कि सैद्धांतिक पक्ष से प्राप्त सूत्रों, नियमों के आलोक में दूसरा खंड जो इसका व्यवहारिक पक्ष होगा, जिसमें छंदों के जो विविध प्रकार हैं, उन प्रकारों को उदाहरण के सहित समझाने का प्रयास होगा। तो इसलिए यह लंबा वीडियो जो है चलेगा खंड खंड में। तो अब आ जाएं हम लोग मूल पाठ पर कि छंद क्या है और इसका उद्भव कब से और कैसे माना जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा सबसे पुराना साहित्य और हमारा इतिहास सुरक्षित है वेद में, और वेदों की रचना हो गई थी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में रचना हुई थी, यानी कि रचा गया था, लिखा नहीं गया था। लिखा गया था ईसा संवत के आरंभिक शताब्दियों में। तो इतने वर्षों तक वेद के मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए और उसका सही ढंग से गायन और उच्चारण करने के लिए, चूंकि वेद में जो है मंत्र हैं और मंत्रों को ढंग से गाना होता है और उनके उच्चारण में शुद्धता रखनी होती है। और यही नहीं, उन वेद के पवित्र और लाभकारी मंत्रों को चूंकि लिखा हुआ नहीं है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्मृत करते हुए, यानी कि इसलिए स्मृतियों की रचना हुई। तो और वेद को स्मृति भी कहते हैं। तो इसीलिए उनको सुरक्षित, संरक्षित और सही ढंग से उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। और वेदांगों की संख्या जो है 6 है। 6 में कौन कौन है वेदांग? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसमें इन वेद को पुरुष माना गया और पुरुष मान करके ये 6 अंगों की सृजना हुई। इसमें जो है हम लोगों के अध्ययन के लिए ये 3 वेदांग आवश्यक है। तो इन तीनों वेदांगों में से देख लिए कि एक जो है छंद नामक एक अलग वेदांग की ही व्यवस्था की गई। अब इस वेदांग का महत्व क्या है, कैसे यह जो है महत्वपूर्ण बना और क्यों इसकी सर्जना हुई। तो हम लोग व्याकरण पढ़ने के दौरान ये पढ़े हैं कि व्याकरण का काम क्या है?
भाषा को अनुशासित करना, यानी कि शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, सिखाना जो है व्याकरण का काम है। और जो है छंद का काम क्या है कि जो व्याकरण सम्मत शब्द हैं उन शब्दों के द्वारा सृजित जो साहित्य है, जिसे उस समय काव्य ही कहा जाता था, काव्य यानी कि कविता, तो और जो है मंत्र और सूत्र और सूक्त, तो उन सूक्तों को सही ढंग से गाने लायक बनाने के लिए, उसको अनुशासित करने के लिए छंद नामक वेदांग की रचना हुई। तो व्याकरण का काम क्या है? भाषा को अनुशासित करना, और छंद का काम क्या है? साहित्य को अनुशासित करना। व्याकरण का काम भाषा को अनुशासित करना, भाषा का अनुशासन। व्याकरण क्या है? भाषा का अनुशासन। और छंद क्या है? छंद साहित्य का अनुशासन, यानी कि यह साहित्य को अनुशासित करता है, अनुशासित करता है। और अब इसमें इस छंद शब्द को कहाँ स्पष्ट किया गया है? तो निरुक्त में। निरुक्त का मतलब क्या होता है कि जो शब्द है उसको पुनः उक्त करना, यानी कि उसके अर्थ को स्पष्ट करना। तो निरुक्त की रचना यास्क ने की है। तो यास्क छंद को स्पष्ट करते हुए या छंद को परिभाषित करते हुए कहते हैं छंदासी छादनाथ। छंदासी छादनाथ, इसका यास्क का है ये, निरुक्त में, निरुक्त। और सूत्र है 7वां अध्याय का 11वां सूत्र है। तो छंद छंद क्या है? जो आच्छादित कर लेता है। तो आच्छादित यानी कि छद, जो छद कर ले वह छंद है। अब इसी छद शब्द से छंद शब्द की उत्पत्ति हुई। छंद शब्द की उत्पत्ति छद से। कैसे? तो छद धातु है, मूल धातु छद है। छद में असून प्रत्यय लगा, असून प्रत्यय के लगने से छंद बना, और इस छंद में घ प्रत्यय के लगने से छंद बना है। ठीक। और इसी छंद को वेद का पैर कहा गया है, चरण कहा गया है। पैर क्यों? कि इसी पर जो है चरण, किस लिए? चरण जो होता है या पैर चलने के लिए। तो छंद को वेद का पैर भी कहा जाता है। सूत्र भी है, वेदों में आया है, छंद पादौ तु वेदस्य, पादौ तु वेदस्य। छंद क्या है? कि वेद का पैर है। पैर किस लिए? चलने के लिए। पैर क्या, चलने को क्या कहते हैं हम लोग? डेग भरना कहते हैं। डेग कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी सामान्य होता है, परिस्थिति बस। तो वैसे ही छंद में क्या होता है? चरण होता है। तो अब चरण के बारे में, पद पाद के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। तो यहां पर हो गया छंद, छद यानी कि आच्छादित करना या खुश करना भी होता है, या बंधना और बांधना होता है। बांधना और आच्छादित करना क्यों, इसका अर्थ लगाया गया है। तो इसका वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। उपनिषदों के बारे में हम लोग जानते हैं कि उपनिषद में क्या है? कि वेद के मंत्रों की व्याख्या है, उनका स्पष्टीकरण है। तो यहाँ भी जो है छंद मिल गया। तो वैदिक साहित्य, छंद का पहले हम लोग जान लें कि छंद का कहाँ कहाँ प्रयोग मिला। तो वैदिक साहित्य के छांदोग्य उपनिषद में, यास्क के निरुक्त में, और 6 वेदांग रचे गए। तो उन 6 वेदांगों में भी इसका वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में कैसे इसका जो है वर्णन है, और क्यों आच्छादित करना, इसका अर्थ लगाया गया, इसको थोड़ा समझ लेना होगा। तो प्रसंग है कि देवों के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया, जिसको इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। तो देवासुर संग्राम जब हुआ तो उस समय देवता जो थे
वे मृत्यु के भय से क्या किए कि त्रिवेदों के मंत्रों से अपने को आच्छादित कर लिए, छद कर लिए, और उस मृत्यु के भय से वो मुक्त हुए, यानी कि असुर उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो इस तरीके से छंद क्या हुआ, पहला कि छंद जो है वेद के पैर हैं। छंद क्या है कि ये व्यक्ति को, देवताओं को इन लोगों ने सुरक्षित रखा, यानी कि उनको मृत्यु के भय से मुक्त करके उनको आह्लादित किया, और ये कैसे बचे, तो चूंकि मंत्रों की शक्ति से अपने को आच्छादित कर लिए, बांध लिए थे। तो इसलिए छंद का शाब्दिक जो है अर्थ होता है खुश करना भी, आह्लादित करना, बंधना या बांधना या बंधन होता है। तो इस तरीके से छंद क्या है कि एक प्रकार की शैली है मंत्रों या सूत्रों के उच्चारण और लेखन की, और इसको जो है एक शास्त्र के रूप में विकसित करने का काम जो है पिंगल ने किया। छंद को एक शास्त्र के रूप में या विधा के रूप में विकसित करने का काम पिंगल ने किया। इसीलिए छंद का एक दूसरा नाम पिंगल के नाम पर ही उनको सम्मान देने के लिए पिंगल भी कहा जाता है। और छंद से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान की विधा है उसे छंद शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे ही छंद शास्त्र के साथ ही उसी तर्ज पर पिंगल शास्त्र भी बन गया। तो हो गया कि छंद शास्त्र के जो है प्रणेता या छंद शास्त्र के जो है जन्मदाता या छंद के आदि प्रयोगकर्ता और उसको नियमबद्ध करने वाले कौन है, तो आचार्य पिंगल हैं। पिंगल के बारे में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये पिंगल जो है व्याकरणाचार्य, हिंदी व्याकरण का सबसे प्राचीनतम और पूर्ण और अद्वितीय ग्रंथ अष्टाध्यायी है, और अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। तो ये पाणिनि और पिंगल में खून का संबंध है, रक्त का संबंध है। ये पाणिनि जो हैं ये पिंगल के भांजा हैं, या पिंगल पाणिनि के मामा हैं। तो पिंगल शास्त्र या छंद शास्त्र की जो है सर्जना हो गई, और इन शास्त्रों के आधार पर अब हम लोग जो है छंद शास्त्र की एक परिभाषा गढ़ सकते हैं, और वह परिभाषा इस रूप में हो सकती है कि छंद क्या है, तो वहाँ पर जो है सूत्र है, मगर अब जो है काव्य हो गया। तो छंद जो है क्या है कि काव्य रचना की एक शैली है या काव्य रचना का एक विधान है। उसमें क्या होता है, जिसमें उसमें वर्णों की विशेष व्यवस्था की जाती है तथा उनकी गणना की जाती है। क्योंकि बताया कि जो है वेद का यह चरण है, और चरण का एक चरण से दूसरे चरण के बीच एक जो है दूरी जो होती है उसको जो है डेग कहते हैं। तो कितना बड़ा जो है डेग रखा जाए, परिस्थिति वर्ष जो है डेग का हमारा डेग जो है घटते बढ़ते रहता है। तो वैसे ही जो है घटती बढ़ती का उपयोग करते हुए छंदों की जो है रचना की जाती है। और किस लिए कि उस समय जो है संगीत संबंधी तत्वों को अक्षुण्ण रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। और चूंकि ये मंत्र जो होते हैं गेय होते हैं, तो गेयता के लिए चूंकि एक सांस में कितना दूर तक जा सकते हैं, तो चूंकि सांस को भी नियंत्रित रखने के लिए उसमें यति और उसकी जो है गति क्या होगी, आरोह कहाँ होगा अवरोह कहाँ होगा, यानी कि उतार चढ़ाव का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। तो इन सभी बिंदुओं को मिला करके हम जो है छंद को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि छंद क्या है, काव्य रचना की एक विधा है। छंद काव्य रचना की एक विधा या काव्य रचना की, चलिए एक रचना की एक शैली है, एक शैली है, या चाहे तो शैली है, विधान भी आप लिख सकते हैं। शैली है जिसमें वर्णों
या मात्राओं की एक की सुनियोजित व्यवस्था होती है, जिसमें व्यवस्था होती है और संगीत संबंधी या ज्ञता को ध्यान में रखा जाता है, भी लिख सकते हैं, संबंधी गति, लय और तुक आदि लगा देंगे, आदि का ध्यान रखा जाता है। विशेष ध्यान यहां पर जो है रख दीजिए, का विशेष ध्यान रखा जाता है। परिभाषा: छंद काव्य रचना की एक शैली है या एक विधा है जिसमें वर्णों या मात्राओं की सुनियोजित व्यवस्था होती है और संगीत संबंधी सुनियोजित व्यवस्था में उसकी गणना वगैरह भी आ जाएगा। गति, लय और तुक आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अब इसके आधार पर अब जो है हम लोग जो है भेद करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि वर्णों या मात्राओं, तो व्याकरण में हम लोग जो है पढ़े हैं, जो दृश्यमान है या भाषा का जो लिखित रूप है वह वर्ण है, और उन वर्णों की पूर्णता के लिए, चूंकि वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। व्यंजन अपूर्ण वर्ण होते हैं, मूल रूप से व्यंजन अपूर्ण होते हैं। जैसे क हम लोग को व्यंजन कहते हैं, मगर यह क पूर्ण रूप में तब आता है जब इसमें अ लगा दिया जाता है। वैसे ही क ख ग घ च छ ज झ, यानी कि व्यंजन जो है पूर्ण कब होते हैं? जब उसमें स्वर होता है या स्वर की मात्रा होती है। तो वह व्यंजन और स्वर में व्यंजन पूर्ण होता है कब? जब उसमें स्वर या स्वर की मात्रा होती है। तो इस तरीके से एक हो गया वर्ण और दूसरी हो गई मात्रा। तो वर्णों की गणना की जाए जिस छंद का, एक प्रकार ये हो सकता है जिसमें कि वर्णों की गणना की जाती है, और दूसरा प्रकार हो सकता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, या मात्राओं की जो को विशेष व्यवस्थित क्रम में दे करके काव्य की रचना की जाती है। तो इस प्रकार छंद के दो रूप हो गए, एक को कहते हैं मात्रिक छंद और दूसरे को कहेंगे वर्णिक छंद। छंद के दो रूप, मात्रिक और वर्णिक, दो रूप। पहला को मात्रिक और दूसरा को वर्णिक। यानी कि छंद का वह रूप जिसमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, और छंद का वह रूप जिसमें वर्णों का खास ध्यान रखा जाता है, यानी कि उनकी जो है गणना की जाती है, और उसमें कहाँ पर यति होगा, कहाँ पर कितने जो है वर्ण होंगे, इसका जो है ख्याल रखा जाता है। तो छंद के जो है दो प्रकार हो गए, कहाँ कौन? मात्रिक और वर्णिक। अब इसमें इनके भी जो है भेद होते हैं, और भेद क्या है कि किसी, अभी डेग का जो है उदाहरण दिया, तो डेग जो है कम होगा कि ज़्यादा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, तो उस आधार पर भी इसको वर्णित किया गया है या उसका ख्याल रखा गया है। तो मात्रिक छंद को जो है जाति छंद भी कहते हैं। मात्रिक छंद का एक दूसरा नाम जाति छंद भी है, जाति छंद। और वर्णिक छंद को वृत्त छंद कहते हैं, वृत्त छंद, ये दूसरा नाम हुआ। अब जो है मात्रा और वर्ण, तो मात्रा कितनी होगी, और वो जो मात्रा दी गई है, या मात्राएं जो लगाई गई है या लगी हैं, उनमें वे जो है सम हैं कि विषम हैं। यानी कि अंक हम लोग जो है देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए दे रहे हैं। तो इसमें ये जो है अंक क्या है,
कुछ सम है, कुछ विषम है, यानी कि जो कटने वाला है सम है। तो मात्राएं या वर्ण या तो सम होंगे या विषम होंगे, या चूंकि लंबी जो कविता है 4 पंक्तियों की, 6 पंक्तियों की, अब इन पर भी आगे विचार करेंगे, तो उस समय ऐसा भी हो सकता है कि किसी पंक्ति में मात्रा या वर्णों की संख्या जो है समान हो और किसी में मात्रा और वर्णों की संख्या विषम हो। तो उस स्थिति में इसके 2 भेद हो जाते हैं, सम और विषम। अब ये जो है मान लीजिए कि किसी में सम है और विषम है, सम है या विषम है। कोई कभी कभी वैसा भी हो सकता है जिसमें कि जो है प्रथम पंक्ति में प्रथम चरण, अब इसी के साथ जो है चरण भी थोड़ा जो है जान लेना जरूरी है कि चरण यानी कि जो हम लोग दोहा पढ़ते हैं या कवित सवैया कुंडलियाँ जो पढ़ते हैं उसमें जो है चरण होता है। चरण यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, एक जो है हम लोग दोहा लिख लेते हैं। जैसे सबसे चर्चित, प्रचलित, लोकप्रिय और जो है लगभग सबको जो है याद होगा वह जो है बिहारी का दोहा है। लिख लेते हैं हम लोग, कनक कनकते कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अधिकाय, अब ये 2 दोहे हो गए हम लोगों के पास। कनक कनकते 100 गुनी, यहाँ पर इसको हम लोग यति कहते हैं, और जो अर्धविराम है, और यहाँ अंतिम पंक्ति जो है, ये पंक्ति जो है पूरी हो रही है तो इसको अंत्य का, अंत्य है। यहाँ पर यति है और यहाँ पर अंत है इस दल का, ये आगे बताएंगे। तो अब यहाँ पर इसमें जो है मात्रा गिनेंगे, 1 2 3 3 6 2 8 8 2 10 3 13 मात्रा। अब यहाँ पर होगी 11 मात्रा, यहाँ पर भी 13 और यहाँ पर 11 मात्रा। तो अब यहाँ पर जो है मात्रा तो 24 है, मगर यहाँ पर 13 और 11 तो न तो जो है सम है, यहाँ सम और इधर जो है विषम। तो इसलिए सम और विषम के बीच में एक तीसरी भी स्थिति आ जाती है, उसको कहते हैं अर्ध सम छंद। तो मात्रिक छंद के 3 भेद हो गए, कौन कौन? सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। वैसे ही वृत्त छंद के भी यही जो है 3 रूप होंगे। वृत्त छंद के भी ये 3 रूप होंगे। अब सम वर्णिक छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। अब इसके साथ साथ एक और जो है वर्गीकरण इसी में जो है किया गया है, वह वर्गीकरण है छंदों में प्रयुक्त वर्णों या मात्राओं की संख्या के आधार पर। तो अब ये जो है क्या होंगे? वर्णों और मात्राओं की संख्या के आधार पर। तो इसमें क्या होता है कि अगर वर्णों की संख्या 26 तक हो और मात्राओं की संख्या 32 तक हो, वर्ण 26 मात्रा 32 तक अगर हो तो इसको कहते हैं साधारण छंद। तो अब छंद के जो है 2 रूप, साधारण छंद, ये सभी होंगे साधारण छंद में। या अगर जो है 26 वर्ण से ज्यादा हो और 32 मात्रा से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं दंडक। दंडक, दंडक दंड से बना है, दंड यानी कि डंडा। डंडा क्या होता है? लंबा। तो जब छंद लंबे लंबे होते हैं या छंद के चरण जब लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उनको दंडक कहते हैं। तो इस प्रकार छंद के जो है साधारण छंद और दंडक छंद आ गए ये रूप। अब यही रूप साधारण, अगर जो है साधारण मात्रिक छंद है तो साधारण मात्रिक छंद साधारण, और वह सम भी होगा, अर्धसम छंद भी हो सकता है और विषम छंद भी हो सकता है दंडक के अंतर्गत। वैसे ही वर्णिक में भी साधारण वर्णिक छंद और दंडक वर्णिक छंद, और साधारण वर्णिक छंद जो हो सकता है सम,
मात्रिक साधारण छंद, अर्धसम मात्रिक साधारण छंद, विषम मात्रिक साधारण छंद। तो ये हो गए छंद के प्रकार। अब छंद के अवयव कौन कौन से हैं? तो छंद के अवयवों के संबंध में विवाद नहीं है, मतभेद है। कोई जो है 6 लगाते हैं, कोई 7 जो है कहते हैं, कोई 8 तक इसकी संख्या निर्धारित करते हैं। तो अब हम लोग उनके आधार पर छंद के अवयवों का वर्णन जो है देख लेते हैं।